all my dear students in YouTube channel of ज्ञानोदय क्लासेस। बंधुओं, आज हम बात करेंगे आगे की तरफ, लेकिन हम लोग पिछले क्लास के बारे में थोड़ा सा हम लोग एक बार डिस्कस कर ले कि पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के बारे में, जिसमें कि हमने पॉलिनोमियल्स फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हमने चर्चा किया था। ठीक है, तो उसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा था और उसका कुछ डेरिवेशनल पार्ट्स भी हमने देखे थे, है ना। इसके बाद हम लोग आगे आज चलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की तरफ। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करने से पहले एक बार फिर से हम लोग पिछले क्लास का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हम लोग याद कर ले कि जब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में चर्चा किए थे तो वहां पे हमने देखा था कि किसी भी तरह का यदि वैल्यू हो, जैसे डिजिट्स की बात किए थे तो कहीं ना कहीं वो डेसिमल में वैल्यू था। ठीक है, तो डेसिमल से लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होता था वही हमारा मैक्सिमम, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होता था। ठीक है, उसी को हम लोग डिनोट करते थे। लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट की बात करते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट में आप देखेंगे कि जो डेसिमल से राइट साइड में जो वैल्यू होगी वही हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होगी। ठीक है, लेकिन इसे हम लोग मैथमेटिकली कैसे हम लोग डिराइव करेंगे और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे हम लोग दिखाएंगे ताकि वो प्रूफ हो सके, तो ये सारा चीज है। सबसे पहले हमने इसे क्या किया है कि इट इज डिफाइंड एज g of x is equal to fractional part of function of x is equal to x minus box x, जिसे कि हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था, है ना। तो ये एक रिलेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बीच। ठीक है, जिसमें कि g ऑफ फंक्शन हमने माना है। तो इस तरह के जो फंक्शन होंगे वो दोनों के बीच कोरिलेशन करने के लिए डेवलप किया गया है। ठीक है, जैसा कि अगर हम डिजिट्स में देखें तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे कि द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर 7.452 इज 0.452। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी भी तरह का डिजिट्स हो, हमने यहाँ पर अपना मन से एक एग्जांपल ले लिया, आप भी कुछ भी एग्जांपल लेकर के और उसे जो है चेक कर सकते हैं, ला सकते हैं वैल्यू को, है ना। तो यहाँ पे इसको आप जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस तरह से। और अब जो है यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि नहीं, ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे 0.452 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है कि मान लिया इस जो वैल्यू हमने लिया है x = 7.452। ठीक है, तो इसे हमने इसके फॉर्मूला पे हमने सेटअप कर दिया है और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x = x minus box x, दैट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो यहाँ से आपको देखिए हमने वैल्यू डाला है 7.452 फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर। तो यहाँ से 7.452 माइनस बॉक्स के अंदर 7.452 हमने रखा। और आप जानते हैं पिछले क्लास के अकॉर्डिंग कि अगर इसमें किसी भी तरह का वैल्यू हो, इस बॉक्स के अंदर कोई भी वैल्यू हो, तो उसका हमेशा जो है हम लोग डेसिमल से लेफ्ट साइड वाला जो इंटीजर पार्ट मैक्सिमम होते हैं वही वैल्यू इस बॉक्स का वैल्यू होता है। ठीक है, तो हमने जब इस बॉक्स से वैल्यू को निकाला तो यहाँ पर 7 मिला। ठीक है, और x का वैल्यू तो आप जानते हैं कि 7.452 होता है। तो इसमें से जब हम घटाएंगे तो हमारे पास जो है 0.452 बचेगा। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखें कि आप कितना से कितना भी बड़ा से बड़ा वैल्यू ले लें, ठीक है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू जो है 0 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, लेकिन 0 और 1 के बीच का जितना भी इनफाइनाइट नंबर होंगे वो सभी नंबर होंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है कि द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 1। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
जो कि हो सकता है कि कुछ एग्जाम्स में, बोर्ड में भी या जेईई में भी ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन जो है अच्छे पूछते हैं, इसीलिए इसे ध्यान रखेंगे। देखिए इसका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, इसके बारे में यहाँ पर जरा सा ध्यान देंगे कि हमने यहाँ पर कहा कि जो पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 1 होता है। इसका मतलब ये है कि 1 के बीच नहीं होना चाहिए, 0 और 1 के बीच। तो यहाँ पे हमने देखा कि y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ग्राफ के बारे में लिखा है तो हम क्या किए कि xy प्लेन पे डिराइव किए हैं। ठीक है, जैसे कि आप याद कीजिए कि हमने यहाँ पर माना है 7.452, हमारा जो ग्राफ है हमने -2 से लेकर के 3 के बीच में डिराइव किया है। अब आप यहाँ पर जो है सेटिस्फैक्शन आना चाहते हैं तो आप जो है 2.315 ले लीजिए। ठीक है, और ये अगर आप 2.315 लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच में आएगा। और इसका जो है यदि हम फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे, ठीक है, तो g of x दैट मींस y टर्म हो गया। और y टर्म जो है हमेशा कहां से कहां तक है, ये कह रहा है कि 0 नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा, लेकिन क्या होगा 0 1 के बीच में, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू जो है वो आते रहेगा। तो ये वैल्यू जो होगा हमेशा डेसिमल वाला वैल्यू ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस ग्राफ को भी ध्यान दे देंगे क्योंकि इस ग्राफ से डायरेक्ट जो है क्वेश्चन उठती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ध्यान देना है। तो हमने जो है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में डिस्कस किया हूं जो काफी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक दो और भी हम फंक्शन का डिस्कस करते हैं, आइए देखते हैं। उसके बाद हम लोग डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए। ठीक है, तो यहाँ पर है अगला जो फंक्शन की बात हम लोग करेंगे वो है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, इस आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस सिंबॉलिकली है। और उसके बाद इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन है तो बस हल्का सा डेफिनेशन टाइप है, इसको हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि आइडेंटिटी फंक्शन में अ फंक्शन f is to a to a defined by f of x is equal to x versus x belongs to a is called identity of a and is denoted by ia। डिनोट किससे करते हैं, ia से डिनोट करते हैं। ठीक है, it is observed that आइडेंटिटी फंक्शन इज बाइजेक्शन। जब हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें एक बाइजेक्टिव फंक्शन भी आता है जिसको हम लोग बाइजेक्शन बोलते हैं। तो उसमें हम लोग इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, वहां पर जानेंगे कि हाँ आइडेंटिटी फंक्शन भी एग्जांपल है बाइजेक्शन का। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो कि देखिए यहाँ पे कहता है कि अगर किसी भी फंक्शन में यदि x रखते हैं तो f ऑफ x जो है हमेशा x के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर इस तरह का फंक्शन होगा तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के रूप में यदि हम बात करें तो यहाँ पर मान के चलिए कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू यदि 2 है, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 आता है, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। ठीक है, हमने एग्जांपल के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे कहता है इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ ए। हमने यहाँ पे क्या किया है कि दो अलग अलग सेट्स लिए हैं a और b। संयोग ऐसा है कि सेट a इज इक्वल टू 2 4 6 7 है और सेट b इज इक्वल टू 2 6 7 4 है। इसमें मुझे देखने से पता चलता है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी सिमिलर एलिमेंट्स हैं, बट पोजीशन जो है इधर उधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा यहाँ पर जो ये लाइन कह रही है यदि उसके अकॉर्डिंग यदि मेरा काम हो जाए तो हम कहेंगे कि ये जो है फंक्शन क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इस फंक्शन में यदि हम 2 रखें और 2 रखने के बाद यदि मुझे वैल्यू 2 मिल जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है आइडेंटिटी फंक्शन है। तो उस तरह से हम इसे ऐसे मिला सकते हैं। यदि 4 हम रखते हैं तो 4 के साथ 4 मिलाएंगे, 6 के साथ 6 मिलाएंगे और 7 के साथ 7 को मिलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि f is to a tends to a, तो हम लोग यहाँ पर b बराबर a भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ से जैसे कि हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके एक दूसरे से मिलाया, तो आप जो है इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, f(2) = 2, f(4) = 4, f(6) = 6 और f(7) = कितना हो जाएगा 7। तो इस तरह का जितना भी फंक्शन होंगे उसे हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। ठीक है, बस इतना ही है। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन पे। अब देखिए थोड़ा सा नेमिंग का चेंज है, लेकिन नेमिंग के साथ साथ जो है इसके तौर तरीके और कुछ वर्क भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे अलग से डिराइव किया गया है। यहाँ पे देखिए जाता है कि टू फंक्शन f and g आर सेट टू बी इक्वल। अब यहाँ पर कहता है कि दो अलग अलग फंक्शन है। यहाँ पर तो हमने एक ही फंक्शन की बात की थी, लेकिन यहाँ पर दो फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है। एक फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन g है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कहता है कि यदि द डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g, अगर डोमेन f का इक्वल हो जाए डोमेन g का, ठीक है, तो पहला कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन जो है इक्वल है या आइडेंटिकल है। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट हो गया। दूसरे कंडीशन में हम लोग दूसरे तरीके से यह भी देख सकते हैं कि यदि रेंज ऑफ f, यदि उसी फंक्शन में यदि f का रेंज यदि g के रेंज और डोमेन के बराबर हो जाए, ठीक है, तो भी हम लोग इसे इक्वल या आइडेंटिकल फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। तीसरा कंडीशन है कि f of x is equal to g of x for every x belonging to their common domain। हाँ, दूसरा ये भी चीज है कि यदि फंक्शन f of x और g of x दोनों यदि सेम हो, ठीक है, और दूसरा चीज कि कॉमन डोमेन, और डोमेन जो है डोमेन एक दूसरे का यदि कॉमन हो जाए, ठीक है, तब हम लोग कंप्लीटली उसे कह सकते हैं कि f of x और g of x दोनों जो फंक्शन है वो क्या है, इक्वल है, दैट मींस आइडेंटिकल। ठीक है, तो हमने कुछ एग्जांपल भी रखा है। आप देख सकते हैं कि फंक्शन f of x = 1/x है और g of x = x/x² है। अगर हम इसे थोड़ा सा डिराइव कर दे तो फाइनली इस फंक्शन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। यहाँ पे क्या कर दिया है, न्यूमरेटर में x है, डिनोमिनेटर में x² है, और यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में x है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसे कट आउट करेंगे फाइनली ये आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि इसके डोमेन की बात करें तो जो इसका डोमेन होगा ये इसका डोमेन होगा। अब क्या होगा डोमेन, रेंज, तो ये इस सभी की हम लोग अभी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एग्जांपल आया है तो हिंट्स में मैं बता दूं कि अगर इस तरह का केस है तो ये x इस फंक्शन को सेटिस्फाई होने के लिए x का कौन सा वैल्यू जो है पॉसिबल होगा, वही जो है आपको डोमेन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम रियल वैल्यूज में -∞ से +∞ तक में यदि हम नजर दें तो एक जीरो ऐसा वैल्यू होगा जो इस फंक्शन को इनवैलिड कर देगा, और संयोग ऐसा है कि यही वैल्यू यदि इसमें भी डालेंगे तो वो भी इनवैलिड कर देगा। ठीक है, क्योंकि जीरो पे अनडिफाइंड हो जाएगा, 1/0 का भी होता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो डोमेन होगा वो डोमेन हो जाएगा इस तरह से r - 0। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि इस r में रियल नंबर में जीरो नहीं है, उसके अलावे सभी वैल्यू होंगे जो इस फंक्शन और इस फंक्शन के लिए डोमेन कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कॉमन डोमेन भी मिल गया जो कि एग्जांपल के रूप में इस इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन को सेटिस्फाई किया है। ठीक है, तो आज के हम लोग इस फंक्शन को देख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि डोमेन, रेंज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और उसे हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये है हम लोग कोडोमेन, डोमेन और रेंज के बारे में
देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में देखेंगे। ये आपका मैपिंग मेथड के माध्यम से होगा, ठीक है, क्योंकि और भी डेरिवेशनल मेथड्स भी हैं, क्योंकि आप जब कैलकुलेशन करेंगे किसी भी तरह के क्वेश्चंस होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसे वैल्यू होंगे जो डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लेट f is to a to b, then set a is called domain of f। मतलब इसमें क्या है, आप अगर फंक्शन का किसी भी तरह के क्वेश्चन को यदि आप एनालाइज करते हैं या देखते हैं तो इस सिंबल्स के बिना फंक्शन का क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है। और मुझे लगता है कि लगभग जो 99% ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें इसी सिंबल्स में प्रॉब्लम रहता है, इसी के बारे में वो नहीं जान पाते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या, क्या चीजें हैं, इसका मीनिंग क्या है और ये क्या चीज है ना। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से डिटेल्स बातचीत कर लें कि ये जो है एक फंक्शन है जो कि क्वेश्चन में आपको फंक्शन दिया हुआ रहेगा और उस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये जो होगा आपका इस पोजीशन वाला, ये आपका डोमेन कहलाएगा, ठीक है। और ये जो बी के पोजीशन पर यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू हो, ये आपको कोडोमेन कहलाएगा, ठीक है। जैसा कि हमने डिफाइन भी किया है, आप देखेंगे कि सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। ए को हम लोग डोमेन कहते हैं ऑफ फंक्शन एफ एंड इज डिनोटेड बाय डोमेन ऑफ एफ या डीएफ, इससे भी हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिए। इसके बाद है सेकंड नंबर में कि सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। अब ये जो पॉइंट सेकंड पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोडोमेन बोल रहे हैं ऑफ एफ। एफ का मतलब क्या, उस फंक्शन का जो है कोडोमेन क्या होगा, बी हो जाएगा। इसके बाद कहा है कि एंड इज डिनोटेड बाय कोडोमेन ऑफ बी या सीएफ। सीएफ से भी आप डिनोट कर सकते हैं या कोडोमेन ऑफ बी बोल के भी आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज है सेट ऑफ इमेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द रेंज ऑफ ए या आर एफ या एफ ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रेंज की बात की है। लगभग अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं कि रेंज के केस में बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कि रेंज मुझे कहाँ मिलेगा। कभी बच्चे जो है कोडोमेन को ही रेंज बता देते हैं, या कभी ऐसा होता है कि जितना कोडोमेन हो वो भी रेंज नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से जो है रेंज में आपको वेरिएबिलिटी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जो कोडोमेन है वो रेंज होगा ही होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से, ताकि हम उसे प्रूव कर सके कि है क्या। देखिए हमारे पास जो है ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन में सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो डोमेन का पार्ट हो गया, और सेट बी में जो भी एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन का पार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ सवाल ये उठता है, जैसे यहाँ पे कहा भी कि डोमेन ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ a इज डिनोटेड बाय दिस। तो 2 4 6 7 आपको डोमेन हो गया। कोडोमेन में आपको 2 5 9 7 3, अच्छा इसमें हाँ 2 5 9 7 3, चलिए ठीक है, पूरा का पूरा एलिमेंट्स है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने क्या किया है कि रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। इस एलिमेंट्स में, इस सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे और उसका इमेज जो जो बी में होगा वही रेंज कहलाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए इस 2 का 7 इमेज है तो 7 यहाँ पे है, 4 का इमेज 5 है, 5 है, 6 का इमेज 5 है तो 5 है, और 7 का इमेज क्या है 9 है तो 9 है। अगर मान लीजिए कि ये भी अगर किसी का इमेज होता तो ये भी आ जाता, अगर ये 3 अगर किसी का इमेज होता तो ये भी हो जाता, तो उस केस में कोडोमेन रेंज के बराबर होता, ठीक है। लेकिन ऐसा केस जो है डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये रहा आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज की कहानी। तो थोड़ा सा इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे और इसे आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। जिसमें कि लिखा है कि इफ एफ
बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर वर्सेस डोमेन ऑफ एफ। मतलब यहाँ पर क्या है कि डोमेन ऑफ एफ आपने देखा कि डोमेन को हम लोग सिंबॉलिकल इस तरह से डिनोट करते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी फंक्शन होगा वो रियल वैल्यूड होना चाहिए, ठीक है, और वो जो है उसका डोमेन होना चाहिए, ठीक है। इसी के बारे में ये सिंबल्स बता रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि देन f इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर इस तरह के कंडीशन यदि फुलफिल करते हैं तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद है सेकंड पॉइंट कि डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन इज गिवन ओनली। एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब यदि क्वेश्चन आप बनाना शुरू करेंगे या क्वेश्चन यदि फ्रेमिंग होगा तो उसमें कहीं ना कहीं डोमेन अवश्य ही दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसलिए डोमेन को भी ध्यान रखना है क्वेश्चन बनाते समय। इसके बाद यहाँ पे कहता है कि डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। मतलब उस सेट में x जो होगा वो हमेशा रियल होगा फॉर व्हिच y इज डिफाइंड, तभी जो है y को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि पहला एग्जांपल के रूप में आप देखेंगे कि फाइंड द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 3 बाई x प्लस 2। इसका हमें पूछ रहा है क्या, डोमेन बताइए, डोमेन क्या होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे कि y इज इक्वल टू x माइनस 3 बाई x प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है। हम इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, डोमेन निकालने का क्या तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन सा ऐसे वैल्यू है जहाँ पे x सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये जो फंक्शन है आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के टर्म्स में है, तो हम लोग पहला दिमाग में ये स्ट्राइक करते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एक कंडीशन को निकालते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि function is to be defined as x plus 2 is not equal to 0, ठीक है। इसी में फंक्शन डिफाइन होगा, है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू यहां से निकलेगा तो x इज नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि x का वैल्यू 2 नहीं होगा, उसके अलावा जितना भी वैल्यू यदि आप रियल वैल्यू को यदि पुट करते हैं तो ये फंक्शन y का जो है ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू r माइनस 2, इस तरह से ये फंक्शन होगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपको इस पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें कहा कि डोमेन का भी रहना एकदम मस्ट है, लेकिन यहाँ तो कहीं डोमेन दिया नहीं है। तो अगर डोमेन यहाँ पर नहीं दिया है, डोमेन ही तो निकालना है हमें, फाइनली डोमेन निकालना है, तो डोमेन कहाँ से रहेगा, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर देखा कि कुछ ऐसे क्रिटिकल कंडीशन दिए होते हैं जहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर कुछ क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, जैसे कि आप पॉलिनोमियल फंक्शंस की बात कीजिए, तो पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में यदि कोई कहा कि डोमेन क्या होगा तो उसका ऑल रियल वैल्यू हो जाएगा, सीधे रियल नंबर होगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ना ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात होगी, क्योंकि यदि हम डिनोमिनेटर की चर्चा करेंगे तो उसमें ऑलरेडी 1 होगा, है ना, और न्यूमरेटर में तो ऑलरेडी आपका जो है पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा छोटा सा। इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। में चुपचाप रहेगा, सुनो, चुपचाप रहेगा, आप फिर उसी बाद फिर बोलना। हाँ, जैसे हम लिखना शुरू करेंगे आप ऑन करो, ठीक। ये आपका जो है डायग्राम है और नंबर लाइन पर ड्रॉ किया गया है, जिसमें कि आपको फर्स्ट है 0 से 3 के बीच यहाँ ड्रॉ किया गया है, जिसमें कि 0 नहीं है, 1 नहीं है और 0 1 के बीच है,
ठीक है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर है x इज ग्रेटर देन 0, तो x जो है तो 0 से क्या है, ये बड़ा है। और तीसरा कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 1 में ये माइनस इंफिनिटी तक और ये प्लस इंफिनिटी तक, लेकिन 1 नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए तीनों में जो कॉमन वैल्यू हो गया ये, और इसमें तीनों कॉमन वैल्यू ये हो गया, ठीक है। और इस तरह से ये डोमेन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने जो डोमेन निकाला है, थोड़ा सा यहाँ लाइन कट गया था, इस कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से ध्यान देंगे, ठीक है। और इस लाइन कटने की वजह से थोड़ी सी सॉरी है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम थोड़ा जल्दीबाजी में इसको निकाल रहे थे क्योंकि लाइन कट गई थी, तो हमने सोचा कि दूसरे एपिसोड में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन लाइट आ गई है, इसीलिए हम थोड़ा और अच्छे से इसको डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर बातचीत किया था कि ये हम लोग इनइक्वालिटी में नंबर लाइन के बारे में चर्चा किया था, और इसके बारे में आप ये देख पाए होंगे, और इनइक्वालिटी के बारे में, तो ये नंबर लाइन को आसानी से आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन था, जिसे कि आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। और ऐसा करते हैं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में इस नंबर लाइन और डोमेन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ टिप्स भी लिखेंगे, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पर अगर यदि प्रॉब्लम आई होगी, नहीं समझ में आया होगा, तो आप लोग इसे दूसरे एपिसोड में, दूसरे लेक्चर में हम उसे और अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आप लोग इसे लाइक भी कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।